नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों थंबनेल देखने के बाद आपको आज अंदाजा लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। भीख मांगने को मजबूर पाकिस्तान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की भीख मांगने की नौबत आ गई है। आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं और यकीन मानिए आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को भीख मांगने की नौबत आ गई। कुछ तो उसके साथ गलत हुआ होगा, कुछ तो वहाँ पे स्थिति गड़बड़ हुई होगी कि जिसकी वजह से अब उसके सामने भीख मांगने की नौबत आ गई है। दोस्तों यही हाल होता है श्रीलंका का। अगर हम आज से 8 से 9 महीने पहले जाएं, यानी कि लगभग मार्च 2022 के आसपास, तो सेम यही स्थिति आती है श्रीलंका के सामने। श्रीलंका के अंदर भी लोगों के अंदर गुस्सा फूट जाता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ की महंगाई। सेम उसी नक्शे कदम पर आज चलने वाला है पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको सारे प्रूफ, सारे वीडियो, सारे डाटा देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान को समझने से पहले हमें समझना होगा श्रीलंका कि आखिर श्रीलंका के अंदर आर्थिक मंदी क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण था। श्रीलंका के अंदर आर्थिक मंदी आने का सबसे बड़ा कारण था उसकी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होना। यानी कि जो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार था वो काफ़ी मात्रा में कम हो चुका था और यही सबसे बड़ा कारण था कि श्रीलंका के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाने की वजह से वहाँ पे आर्थिक संकट झेलना पड़ गया। और सेम यही कंडीशन आती है पाकिस्तान के साथ। यहाँ का भी विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम होता है। दोस्तों अगर पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो पिछले महीने पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $294 मिलियन घट गया और अब वहीं ये भंडार लगभग 5.8 अरब डॉलर तक ही सीमित रह गया है। नहीं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान लगभग 43 लाख करोड़ रुपए का लोन भी ले रखा है। यार ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 43 लाख करोड़ यार बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना तो बस पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। अब ये कर्ज देने वाला आखिर है कौन, कि पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्ज किसने दिया। यार इसके पीछे कोई ना कोई कर्ज तो देने वाला होगा ही। भारत तो पाकिस्तान को कर्ज देने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की वैसे ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि जिसकी वजह से किसी अन्य देश को कर्ज दे पाना, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, ये शायद इम्पॉसिबल है। लेकिन पाकिस्तान को 2 ही जगह से कर्ज मिल सकता है। एक है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक है तो वो तो हमेशा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट में डालता रहता है। तो इस वजह से इतना बड़ा अमाउंट तो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज के तौर पे नहीं देगा। पाकिस्तान के बचता है केवल एक ऑप्शन, वो ऑप्शन है चाइना। ये चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसे देशों को कर्ज के तले दबा देता है। क्या आप सब जानते होंगे, कई सारी मूवीज़ में भी देखे होंगे कि पहले के ज़माने में क्या होता था। जमींदार होते थे, किसान होते थे। किसान बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कभी कभी किसान के सामने कुछ सिचुएशंस आ जाती थी, कुछ कंडीशंस आ जाती थी कि जिसकी वजह से वो अपनी आवश्यकताओं को फुलफ़िल नहीं कर सकता था। उसके लिए उसे कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता था। अब लोन लेने के लिए वो बेचारा कहाँ जाता, किसके पास जाता। अब दूसरे किसान के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे किसान के पास ऑलरेडी पैसा कम था, तो दूसरा किसान उसकी मदद कैसे कर सकता है। अब वो बेचारा जाता था जमींदार के पास। अब जमींदार के पास तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, वो आसानी से उस किसान को कर्ज दे देता था और कर्ज देता था उस पर भी कुछ ब्याज लगा के। जमींदार को तो सब कुछ पता होता है कि मेरा तो कर्ज वापस आएगा ही, वो भी ब्याज के साथ आएगा, तो मुझे तो कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन बाई चांस अगर ये किसान हमें कर्ज नहीं दे पाता या देने में सक्षम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना कर्ज कैसे लूँगा। वो टारगेट करता है उस किसान की ज़मीन को। सेम यही प्रोसीजर होता है पाकिस्तान और चाइना के बीच। अब यहाँ पे गरीब कौन है, यहाँ पे गरीब है पाकिस्तान और यहाँ पे जमींदार का रोल किसने अदा किया, चाइना। अब चाइना के पास तो धन्य धान्य की कोई कमी नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान को कर्ज देता है। जितना पाकिस्तान मांगता है ये देता जाता है। लेकिन हर कोई जानता है कि चाइना कितना धोखेबाज देश है। कर्ज तले सबको दबाने के बाद वो वहाँ की ज़मीन, वहाँ के बंदरगाह, वहाँ के एयरपोर्ट्स को हड़पता है। सेम इसका एग्जाम्पल है हम्बनटोटा बंदरगाह, जो कि श्रीलंका का है। यही कंडीशन आती है श्रीलंका के पास भी। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, महंगाई चरम पर होती है। अब वहाँ पे चाइना श्रीलंका को कर्ज देता है। अब श्रीलंका की वैसी ही आर्थिक स्थिति कम होती है, तो कम होने के बाद वो उसका कर्ज कैसे अदा करे, नहीं कर पाता। मजबूरी बस उसे अपना हम्बनटोटा बंदरगाह
चाइना को देना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर वहाँ की महंगाई को देखें तो सच में बता रहे हैं आप, ये सारे आंकड़े ये वीडियो देखने के बाद हैरान हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल में ऐसी स्थिति है। तो अगर हम पाकिस्तान की जनसंख्या, वहाँ के बाज़ार, वहाँ की महंगाई, वहाँ के लोगों के बारे में बात करें तो शायद आपको ये बात थोड़ी नॉर्मल लगे, लेकिन आज जो हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, जो वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के अंदर के हम कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे। जैसे होता क्या है कि कोई आदमी अगर जॉब करता है, सर्विस करता है, तो सर्विस के रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ पेंशन्स दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसके अंदर रिटायर हुए कर्मचारियों का लगभग 21 अरब रुपए तक बकाया राशि है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसे डगमगा रही है। वो अपने रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन तक नहीं दे पा रहा है। अरे उसकी बात ही छोड़िए, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेडियम में लगभग 30,000 लोग बैठे थे। अब वो बैठे किस लिए थे? कोई मैच थोड़ी चल रहा था, ना तो फुटबॉल चल रहा, ना क्रिकेट मैच चल रहा, कोई मैच नहीं चल रहा था। स्टेडियम में 30,000 लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे। यही नहीं, रेलवे की जो पाकिस्तान के रेलवे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पहले 1 तारीख को आ जाती थी, यानी कि एक महीना जैसे ही ख़त्म हुआ, अगला महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ, उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते थे। लेकिन आज की कंडीशन क्या है कि उन्हीं कर्मचारियों को अपनी सैलरी पाने के लिए लगभग 20 से 25 दिनों का वेट करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो घी है, वनस्पति तेल हैं, आपकी चीनी है, उनके रेट आपको पता है लगभग 25 से 62% तक बढ़ चुके हैं। ये बात सच, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है सोशल मीडिया की रिपोर्ट। अब वहीं दूसरा आंकड़ा हम आपको बताते हैं, ये भी आंकड़ा आपको चौंका देगा। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में आपको एक नॉर्मल सिलेंडर जिस पे हम खाना पकाते हैं, ये आपको लगभग 1000 या 1100-1200 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है? 2200 रुपये के आसपास। और वहीं अगर जो ये गाड़ियों में CNG वाले सिलेंडर्स होते हैं, CNG जिसमें भी 12 kg, 13 kg या फिर 15 kg के आसपास जो CNG गैस भरी जाती है, वो पाकिस्तान में लगभग 2700 रुपये एक सिलेंडर का रेट हो गया है। अगर वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो कॉमर्शियल सिलेंडर लगभग 10,000 का आंकड़ा छूने वाला है। यार ये कंडीशन है पाकिस्तान की। नहीं, अब ये ज़रा तीसरा आंकड़ा भी देखिए। इस आंकड़े में क्या है, आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम। वो वीडियो देखने के बाद फिर हम बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में होता क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो पॉलीथीन बैग में कुछ गैस भर के ले जा रहे हैं। ये गैस आपको पता है क्या है? ये LPG गैस है। वहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोग एक सिलेंडर नहीं खरीद सकते। इस वजह से उन्हें जो LPG गैस है उन्हें पॉलीथीन बैग में, पॉली बैग में भर के ले के जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी दयनीय है, कितनी भयावह है। फिलहाल दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहाँ की जो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए जो भी कदम उठा रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो चलिए आखिर वो क्या कदम है वो भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की सरकार है, यानी कि जो वहाँ की शरीफ सरकार है, शरीफ सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिए गए। उनकी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, कैबिनेट मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए। उस निर्णय से क्या होगा उससे भी हम आपको बताते हैं। लेकिन वाकई ये पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो चलिए वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी GDP तो घटी ही, लेकिन इकोनॉमी आजकल बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तानी सरकार है वो एक मीटिंग अरेंज करती है। मीटिंग के अंदर, कैबिनेट मीटिंग के अंदर कुछ मामलों पे बहस होती है कि आखिर हम इस अपनी इकोनॉमी को या फिर जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कैसे मेंटेन करें। इस मेंटेन को करने के लिए एक निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसे रोकना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कैसे रोक के हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है या फिर हमारी महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अब होता यूँ है कि वहाँ पे एक लिमिट बनाई जाती है कि जो मार्केट होंगे वो केवल 8:30 बजे तक खुलेंगे, जो मैरिज हॉल होंगे वो 10 बजे तक खुलेंगे। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इस वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम करके अपनी महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो हमारे ऑफिस होंगे, ऑफिस को ज़्यादातर एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए। वर्क फ्रॉम होम करने से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी को कम खर्च किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय होता है कि जुलाई 2023 तक जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी जाए। और आपको पता होगा कि वहाँ पे जो बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर भी कुछ दिनों के लिए रोक लगाया गया है।
दोस्तों इससे पाकिस्तान की महंगाई को कुछ न कुछ हद तक कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग्स हैं उन मीटिंग्स को रात में नहीं लिया जाएगा, उन मीटिंग्स को दिन के उजाले में कंप्लीट किया जाएगा। दिन के उजाले में कंप्लीट करने से भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही कम होगा। तो ऐसे कई सारे निर्णय लिए जाते हैं कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो, लोगों के अंदर इलेक्ट्रिक कंजप्शन के प्रति जागरूकता हो, लोग कम से कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, वाटर यूज़ करें, जिससे वहाँ की महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर आखिर किस तरह की आर्थिक स्थिति पैदा हुई है और इसका सलूशन क्या है। कि सलूशन के बारे में वहाँ पाकिस्तानी सरकार द्वारा तो कुछ निर्णय लिया गया जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान कुछ हद तक संभल सकता है, लेकिन उसके बाद इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ चांसेस हैं चाइना द्वारा लिए गए लोन, क्योंकि वो चाइना से लोन तो लेता जाएगा, लेकिन जब लोन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो ये लोन पे नहीं कर पाएगा, और लोन जब पे नहीं कर पाएगा तो चाइना अपना लोन कहाँ छोड़ने वाला है। वो तो भैया पूरा सूद समेत अपना पैसा वापस लेगा। वो वापस लेने के लिए वो पाकिस्तान के या तो किसी बंदरगाह पे अटैक करेगा या फिर किसी पोर्ट पे अटैक करेगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से अपना कर्ज, अपना लोन वापस ले ही लेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी वीडियो देखने के बाद, ये सारे डाटा देखने के बाद पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसका अंदाज़ा लग गया होगा। वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है इसे भी आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।